डिफेंस के क्षेत्र में इतने अच्छे ढंग से काम करने वाली कंपनी, जिसने नए नए विमान विकसित किए, युद्ध विमान विकसित किए, उसको हम नहीं देते राफेल का हिस्सा, जबकि तय हुआ था कि आगे का सब काम वो करेंगे, उनको ये टेक्नोलॉजी दी जाएगी। हम हमारी भारतीय कंपनी जो इतनी सक्सेसफुल है, इतना अच्छा काम करती है, वहां पर इतने बड़े पैमाने पर ऑलरेडी एम्प्लॉय है, लेकिन उनके पास अभी काम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अनिल अंबानी को वो आगे का सब हिस्सा दे देते, 30,000 करोड़ का काम दे देते, क्योंकि हमको इस कंपनी को बेच मारना है। हमारे प्राइवेट मित्रों का, जिनके हम एजेंट ही बन बैठे, जिन्होंने हमें चुन के लाने के लिए सब कुछ किया है, उनका हित साधने का प्रयास करेंगे। तो ये कंपनियां बेचना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये देश का विकास नहीं है, और ये षड्यंत्र केवल भारतीय षड्यंत्र नहीं है, ये जागतिक षड्यंत्र है। इसके लिए जागतिक क्रोनी कैपिटल है, वो हमको मजबूर करता है कि आप प्राइवेट में कोई व्यवसाय मत रखो। आज जो नौकरियों में लोगों को गारंटी थी ना, वो गारंटी पूरी तरह से खत्म होने वाली। कोई सरकारी नौकरियां आगे चलकर बचने वाली नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इजी इंटेलिजेंस इस अकाउंट से सवाल है कि ये जो मोनेटाइजेशन कर रही है सरकार, और ये कंपनियां प्राइवेट को चलाने के लिए दे रही है, तो ये जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में जो बहुत बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट है, उनकी एफिशिएंसी कम है, या फिर उसमें भ्रष्टाचार है, या फिर बाकी की सब चीजें हैं, तो क्या वैसे ही चलने दे? तो वो रोकने के लिए अगर ये किया जा रहा है, तो ये क्या अच्छी बात नहीं। तो सरकार तो सीधी सीधी क्रोनी कैपिटल्स की एजेंट है, तो उन्होंने इस बात का इस ढंग से समर्थन करना तो ठीक, एजेंट ही है भाई, तो उन्होंने ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन हमारे पास तो सोचने के लिए दिमाग है ना। अभी हम सभी आजकल इंटरनेट यूज कर सकते हैं, इसलिए हमको ये नंबर्स मालूम है। बैंकों के पैसे डुबाने वाले लोग कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनियां हैं, या प्राइवेट कैपिटलिस्ट। राइट फ्रॉम अनिल अंबानी से लेकर, जो भाग गए वो तो छोड़ो, देश के बाहर भागे वो, आज देश के बाहर भागे नहीं, इसी देश में हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है। कितने लाख करोड़ के पैसे एनपीए हुए हैं? आप अभी भी टाइप करेंगे तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा, 3 लाख करोड़ के ऊपर का पैसा। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ये पैसे वापस आने वाले नहीं। ये पैसे किसने लंपास किए? 3 लाख करोड़ आज तक हमने किसानों को दिए। मनमोहन सिंह के जमाने में कर्ज माफी हुई थी, वो भी 71,000 करोड़ की हुई थी। उसके बाद में तो आसपास आंकड़े नहीं। और पूरे 70 सालों में ये बड़े बड़े प्राइवेट कैपिटलिस्ट ने बैंकों के पैसे डुबाए हैं, इसका हिसाब लगाइए कितने लाख करोड़ में जाता है। ये एफिशिएंट है बैंकों को डुबाने वाले। ये बैंकों का पैसा किसका होता है?
आपका हमारा अपने जीवन में जो कुछ हम पूंजी बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, वो पैसा होता है। तो पहले ये दिमाग से निकाल डालिए कि ये प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो बहुत एफिशिएंट होते हैं। ये सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई नहीं। और सभी सरकारी कंपनियां घाटे में। ये किसने आपके दिमाग में डाल दिया? कहां से आपके दिमाग में घुसा? ये भी कैपिटलिस्ट के एजेंट के प्रचार का, यानी मोदी जी जैसे लोगों के प्रचार का हिस्सा है। भारत की कई सरकारी कंपनियां हमेशा प्रॉफिट में चलते रही। बीएसएनएल घाटे में थी, जिसको हमने डुबाया प्रमोद महाजन के जमाने में ही, क्योंकि हमको अंबानी की कंपनी को ऊपर लाना था। ये सब ऐसी स्टेप्स ली जाती है। पहले कंपनी को बीमार बनाओ, बाद में उसको बेच के खाओ, क्योंकि बीच का बड़ा हिस्सा हमको हमारे पार्टी के लिए या फिर हमारे प्राइवेट के लिए मिल जाता है। ये फैक्ट्स है, ये हमने समझनी चाहिए। अभी सभी हमारी पेट्रोलियम कंपनियां ये सरकारी कंपनियां हैं। वो क्या घाटे में है? सबसे बड़ी बात लीजिए ना रेलवे की। रेलवे के बारे में कुछ भी ना होते हुए केवल लालू प्रसाद यादव जैसा रेल मंत्री आता है और कंपनी फायदे में होती है, जबकि दाम भी बढ़ाए नहीं जाते हैं। टिकटों के दाम नहीं बढ़ाए जाते हैं। माल इधर से उधर ले जाने में भी, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। इसके बावजूद रेल मंत्रालय पूरा का पूरा फायदे में आ जाता है। लालू प्रसाद यादव, जिसको अक्ल नहीं ऐसा माना जाता है, ग्रामीण बिहारी भाषा में बोलता है, उसको फिर बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग बुलाते हैं व्याख्यान देने के लिए कि आपने कैसे क्या भारतीय रेल को फायदे में लाया। भारतीय रेल में जो कुछ लाख लोगों को रोजगार मिलता है, यहां तक ये बात सीमित नहीं है। पूरे देश का परिवहन सस्ते में होता है। ये पूरे देश का परिवहन जब प्राइवेट बन जाएगा ना, तो आपकी कीमतें सभी चीजों की आसमान छूने लगेगी, और उसके पैसे आपके और मेरे जेब में से जाएंगे। मोदी जी के जेब में से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो झोला उठाकर कहीं निकल चुके होंगे। कल्पना कीजिए ना, जब भारत में, महाराष्ट्र में, हर जगह पर बिजली कंपनियां, मैं तो मुंबई में 90 से रह रहा हूं, मेरा खुद का फ्लैट यहां पर 94 से है। पहले भारतीय कंपनियां ने थी, यानी सरकारी कंपनी थी, तब के बिजली बिल, तब भी 24 घंटे बिजली मिलती थी मुंबई में, विदाउट ब्रेक मिलती थी। और आज के बिजली बिल, इसकी तुलना कर कर देखिए। तब 300-400 का आने वाला बिल आज 5,000 रुपए पर मंथ आता है। प्राइवेट, पहले रिलायंस, बाद में अडानी, कितना गुना बढ़ा? 400 का बिल 5,000, वही लाइट्स, वही सब कुछ, भुगतो। एफिशिएंसी तो वही है, मुंबई में एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भी 24 घंटे नॉन स्टॉप बिजली मिलती थी, आज भी मिल रही है। फर्क इतना ही हुआ, पहले सरकारी कंपनियां थी, यहां पर बेस थी। टाटा की बिजली कहा जाता है उसको, लेकिन वो अंतर्गत चलती थी कॉरपोरेशन के। रेल की जब कीमतें बढ़ेगी, पहले ही हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई,
क्योंकि हमें गलती से इकोनॉमी की बिल्कुल समझ न होने वाला प्रधानमंत्री मिला। इकोनॉमिक्स में जो 11वीं 12वीं में पढ़ता होगा उस बच्चे को भी मालूम है कि डीजल की कीमतें बढ़ी तो पूरी की पूरी महंगाई बढ़ती। उसको बेसिक सिखाए जाते हैं 11वीं 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स में। क्योंकि डीजल की कीमती बढ़ती है तो ट्रक के चार्जेस बढ़ते हैं, ट्रक के चार्जेस बढ़ते हैं तो यहां से वहां सामान ढोने की कीमत बढ़ती है, यहां से वहां सामान ढोने की कीमत बढ़ गई तो सभी महंगाई एस्ट्रोनॉमिकल बढ़ती है। यानी जितनी डीजल की कीमत बढ़ी उतनी महंगाई नहीं बढ़ती, उससे कई गुना बढ़ती है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है हर क्षेत्र में। ये इकोनॉमिक्स के प्राथमिक बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो हमारे मोदी जी ने डीजल की कीमतें बढ़ा दी क्योंकि उनको पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? हर जगह अपनी छवि दिखाने के लिए चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई योजना उन्होंने देश में नहीं की जिससे देश का बहुत बड़ा भला होगा, भला होगा। ऐसे कई नहीं है। एजुकेशन पर का खर्चा कम, आरोग्य पर का खर्चा कम, सब जो देश के हित की योजनाएं हैं उस पे के खर्चे कम। डीजल की कीमतें बढ़ाई। आज थोड़ी बहुत ठीक स्थिति है ना। हमारा जो वहन होता है उसमें रेल का बहुत बड़ा हिस्सा है। सामान की ढुलाई जो होती है उसमें रेल का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप प्राइवेट को रेल दोगे तो सामान ढुलाई की भी रेल को आपको प्राइवेट जाएगी। फिर वो मुनाफे के लिए अपनी कीमतें बढ़ाएगी, जैसे हमारे बिजली की कीमतें बढ़ा दी 400 का 5000। वो कीमतें बढ़ेगी तो हमारी सम फ्रेट यानी पूरा इस सामान ढुलाई की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई कितनी बढ़ाएगी। और ये महंगाई के लिए कौन पैसे देता है? सरकार डीजल की कीमत अगर 10 रुपए बढ़ाती है तो हमारे जेब में से कई गुना ज्यादा पैसे हमको पे करने पड़ते। ये इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है हमारे लिए। यानी डायरेक्टली अगर डीजल का उपयोग करते हैं वो तो ज्यादा पैसा देते हैं, वो अलग से बात। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स हम कितना ज्यादा देते हैं महंगाई के नाम। तो इसलिए आप जो कह रहे हो कि हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। डिफेंस के क्षेत्र में इतने अच्छे ढंग से काम करने वाली कंपनी जिसने नए नए विमान विकसित किए, युद्ध विमान विकसित किए, उसको हम नहीं देते राफेल का हिस्सा, जबकि तय हुआ था कि आगे का सब काम वो करेंगे, उनको ये टेक्नोलॉजी दी जाएगी। हम हमारी भारतीय कंपनी जो इतनी सक्सेसफुल है, इतना अच्छा काम करती है, वहां पर इतने बड़े पैमाने पर ऑलरेडी एम्प्लॉय है लेकिन उनके पास अभी काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अनिल अंबानी को वो आगे का सब हिस्सा दे देते, 30,000 करोड़ का काम दे देते, क्योंकि हमको इस कंपनी को बेच मारना है। हमारे प्राइवेट मित्रों का, जिनके हम एजेंट ही बन बैठे, जिन्होंने हमें चुन के लाने के लिए सब कुछ किया है, उनका हित साधने का प्रयास करेंगे। तो ये कंपनियां बेचना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये देश का विकास नहीं है और ये षड्यंत्र केवल भारतीय षड्यंत्र नहीं है, ये जागतिक षड्यंत्र है। इसके लिए जागतिक क्रोनी कैपिटल है वो हमको मजबूर करता है कि आप प्राइवेट में कोई व्यवसाय मत रखो। आज जो नौकरियों में लोगों को गारंटी थी ना, वो गारंटी पूरी तरह से खत्म होने वाली। कोई सरकारी नौकरियां आगे चलकर बचने वाली नहीं। रेल भी प्राइवेट हो गई, सरकारी नौकरियों में भी बड़ी नौकरियां हम दे नहीं रहे लोगों को, केवल अभी आईएएस और
आईपीएस की छोड़कर बाकी सभी नौकरियों पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया है। टीचर्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो ये देश किस लिए है? विकास यानी किसका विकास और किस लिए विकास? देश में नौकरियां निर्माण नहीं कर सकते हो, यहाँ के नागरिकों को अच्छे ढंग से नौकरियां उपलब्ध नहीं हो सकती है, और प्राइवेट में तो नौकरियां बढ़ ही नहीं सकती है। अर्थव्यवस्था की वो मर्यादा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, कम इंसानों में काम होता है, तो वो लोग मुनाफे के लिए नौकरी अपना व्यवसाय करेंगे कि आपको नौकरियां देने के लिए व्यवसाय करेंगे? ये तो सोच केवल सरकार की हो सकती है। तो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ये सरकार का काम नहीं है। सभी प्राइवेट करना है तो सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है? सरकार उनके हित में हस्तक्षेप करती है, जबकि कल्याणकारी स्टेट की कल्पना में सरकार इसलिए हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार ने कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे ले और जो कम कमाते हैं उन तक पहुंचाएं। गरीबी और अमीरी की खाई जो है वो कम करे। इसलिए ये कल्याणकारी स्टेट होता है ना। लेकिन यहां तो हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो भ्रम आपके मन में फैलाया गया है, इसलिए मैं आपको विनती करूंगा कि आप केवल बैंकों का एनपीए कौन कौन से कैपिटलिस्ट ने कितना कितना डुबोया है, इसका हिसाब लगाइए। तो इतने सालों में इन्होंने बेचकर जो खाया है हमारे बैंकों को, उससे बहुत कम नुकसान हमारे, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी उपक्रम, उन्होंने उससे कम नुकसान किया। और उसके पीछे भी ये बेचकर खाने वाले लोगों के ही हाथ होते हैं। तो ये जो प्रोपोगंडा है, उस प्रोपोगंडा से हमने अपने आप को बचाना चाहिए। इसके परिणाम ऑलरेडी हम भुगत चुके हैं कोरोना के समय में। हमारी अगर सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम होती तो शायद इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु नहीं होती। प्राइवेट वाले तो आएंगे नहीं, आएंगे तो उनके हमको फीस तो परवड़ने वाली नहीं। कोरोना में केवल मेरी मां को ट्रीटमेंट देनी पड़ी प्राइवेट में, तो उसका खर्चा लाख के आसपास पहुंच गया। वो भी पहचान के थे इसलिए वगैरह कम, नहीं तो 4-4 लाख तक के खर्चे आए हैं कोरोना के एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट में। घर के 7-8 मेंबर बीमार पड़े। ये आदमी तो जिंदगी भर उठने वाला नहीं, घर फ्लैट बेच के भी पैसे नहीं वसूल कर सकता। यानी केवल कोरोना से बचने के लिए फ्लैट बेचना पड़ेगा। पूरे जिंदगी की अकेली कमाई फ्लैट वो भी बेचना पड़ेगा। ये सरकारी तंत्र अच्छे ढंग से महाराष्ट्र में काम किया इसलिए लोग बचे। जहां नहीं कर पाया वहां बड़े पैमाने पर लोग मरे। यहां भी तो प्राइवेट ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ी थी जब हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, प्राइवेट में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। तो हम सार्वजनिक उपक्रम कम करते जा रहे हैं, उसके परिणाम क्या है? एजुकेशन के लिए देखिए ना। मैं अगर आज के जमाने में पैदा होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता। मेरे जमाने में एजुकेशन में कोई खर्चा नहीं आता था, इसलिए हम पढ़ पाए। इतनी बड़ी फीस देकर ना स्कूल में पढ़ सकते, ना कॉलेजेस में पढ़ सकते। हम किस ओर जा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। तो ये जो कुछ चंद लोगों की मुट्ठी भरने वाले उनके एजेंट्स हैं, उनके प्रचार से हमको सावधान रहना चाहिए, सच्चाई के तह तक जाना चाहिए,
तब हमें सही सच्चाई का पता चलेगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।